जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 तरलों के यांत्रिक गुण के अंतर्गत लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम लोग तैरने का नियम देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत देख चुके थे लेक्चर नंबर 5 में। जितने लोग नहीं देखे देख लेना, ठीक है। तैरने का नियम क्या है? तैरने या प्लवन का नियम इसको कहेगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या होता है? संतुलित अवस्था में तैरने वाले पिंड के लिए उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। उत्प्लावन बल जो होगा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा, ठीक है। यदि VI क्या है? VI पिंड का आयतन जो विस्थापित द्रव के समान होता है। जितना द्रव हटाएगा वो पिंड, वो उसके आयतन के बराबर, उसका आयतन को हम लोग लिए VI लिया हुआ है। रो एल क्या है? रो एल है द्रव का घनत्व है जिसमें उसको डुबाया गया है, ठीक है। ये लिक्विड है, जैसे पानी ले लेंगे, तेल ले लेंगे, दूध लेंगे, जो भी होगा डुबाएंगे उसको, ठीक है। VS क्या है? VS पिंड का आयतन है, ये पिंड है, ठीक है। इसका आयतन होगा, घनत्व इसका हम लोग लिया है रो एस लिया, तो इसका आयतन लेंगे VS, ठीक है। अच्छा, रो एस क्या? पिंड का घनत्व, पिंड के घनत्व को रो एस लिए हुए। अभी बोले जस्ट कि संतुलित अवस्था में तैरने वाले पिंड के लिए उत्प्लावन बल का फॉर्मूला होता है AP इक्वल टू VI इंटू रो एल इंटू जी। कल बताया था पिछला वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर VI उत्प्लावन बल का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर जस्ट, और द्रव के द्वारा हटाया गया द्रव्यमान मान लें M है, ठीक है। और उसका गुरुत्व त्वरण भार जो होगा, ठीक है, वो भार कैसे आएगा? तो द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण गुना करेंगे। जो लिक्विड बाहर निकला है उसका द्रव्यमान को तोलेंगे और गुरुत्व त्वरण को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो उसके भार के बराबर उत्प्लावन बल बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर G और G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VI इंटू रो एल इक्वल टू VS इंटू रो एस बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं। कब कोई पिंड तरल के सतह पर तैरेगा, या तरल के सतह के अंदर तैरेगा, या कब वह तरल के सतह के नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसके तीन कंडीशंस है। अगर लिक्विड का घनत्व अगर सॉलिड से अगर ज्यादा है, यानी कि पदार्थ के घनत्व से ज्यादा है, तो लिक्विड क्या होगा? लिक्विड की सतह पर वह पदार्थ क्या होगा? तैरेगा। पिंड क्या होगा? उसके सतह पर तैरेगा, ठीक है। प्लवन के लिए यहाँ पर क्या होगा? VI इंटू रो एल इक्वल टू VS इंटू रो एल, जैसे ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो VI चूंकि ज्यादा है, VI क्या है? ज्यादा है, ले चुके हम लोग। VI ज्यादा नहीं, रोएल ज्यादा लिए हुए हैं, रोएल ज्यादा लिए रोएस से। अब बताइए दो संख्या जैसे है कि माने कि 30 है, इसको दो तरीके से लिखते हैं, 6 35 5 36, क्योंकि दोनों के मान बराबर, इसलिए दो चीज बराबर दो संख्या लेंगे। अगर क्योंकि देख पा रहे हैं कि 5 3 से बड़ा है, 5 को हम 3 से बड़ा लेंगे तो गुणनफल बराबर रहे, इसके लिए क्या करना होगा? तो 6 और 10 लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कहीं बड़ा एक बार ले चुके हैं, तो हम लोग को क्योंकि बराबर करने के तो ओला वाला लेना होगा, उधर वाला बराबर लेना होगा। यानी कहने का मतलब अगर रोएल ज्यादा है रोएस से, ठीक है, तो यहाँ पर रोएल और रोएस हमको तुलना कर चुके हैं, चूंकि हम परिमाण बराबर बताना चाहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? VI जो है VS के क्या हो जाएगा? VS क्या होगा? ये संबंध प्राप्त करेगा, यानी कि VS बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पिंड आंशिक रूप से इस कंडीशन में क्या होगा? तरल में डूबा हुआ रहेगा, आंशिक रूप से डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे अगर दोनों का घनत्व अगर बराबर है, इसका घनत्व और इसका घनत्व बराबर अगर है, मतलब कि पिंड का घनत्व और तरल का घनत्व अगर बराबर है, तो क्या होगा? प्लवन के लिए दोनों बराबर होगा, तो दोनों की चूंकि दोनों बराबर है, तो रो एल और रो एस काट देंगे, यानी कि हटाया गया तो घनत्व होगा, हटाया गया पदार्थ का जो आयतन होगा वो सॉलिड के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो VI इक्वल टू क्या हो जाएगा? VS हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो VS जब बराबर हो जाएगा तो पिंड पूर्ण रूप से क्या होगा? तरल के मुक्त सतह के से एकदम नीचे, तरल के मुक्त सतह से एकदम नीचे, ठीक है, ऊपर नहीं, जैसे आंशिक रूप से डूबा था ये वाला कंडीशन है, ये जस्ट नीचे आकर तैरेगा, ठीक है। पिंड के द्रव्य के अंदर पूर्णतः डूबने पर उत्प्लावन बल अधिकतम होगा। जब पिंड एकदम पूरी तरह नीचे डूब जाएगा, तब पूछेगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में किस में उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा? तो नीचे डूब जाएगा ना, सतह के नीचे, तो क्या होगा? क्योंकि इसमें पानी कम हटा हुआ, तभी तो सतह के थोड़ा सा ऊपर, सतह में मतलब हल्का से नीचे आंशिक रूप से डूबा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? कि पूर्ण रूप से डूब गया, तो ज्यादा मात्रा में पानी हटाएगा, ज्यादा मात्रा में पानी हटाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में उस पर उत्प्लावन बल अधिक होगा। जितना तरल को हटाएगा उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा, ठीक है। अच्छा, यदि अगर सॉलिड का और लिक्विड का घनत्व की हम तुलना करें, अगर सॉलिड का घनत्व अगर लिक्विड के घनत्व से अगर अधिक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब कि इसको आप डुबा है, डाले इसमें, ठीक है, इसका घनत्व इस लिक्विड के घनत्व से ज्यादा होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझे कि इसका घनत्व अगर ज्यादा हुआ तो इससे क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ज्यादा घनत्व ज्यादा एकदम ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड के घनत्व से डूब जाएगा, ठीक है। ऐसी अवस्था में पिंड तैर नहीं सकता है। प्लवन के लिए क्या हो जाएगा? VI इंटू रो एल इंटू जी इक्वल टू, जस्ट यहाँ पर प्लवन के बाद बोल चुके, संतुलित अवस्था में तैरने वाले पिंड के लिए उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्लावन बल का जो मान है तरल के द्रव्यमान घनत्व और आयतन और गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा, ठीक है। गुरुत्व त्वरण करने का मतलब क्या होगा? गुरुत्व त्वरण हम लोग उसके भार के बराबर गुना करेंगे, तो द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, तो द्रव्यमान हमारा यही रहेगा ना, द्रव्यमान बात फॉर्मूला जानते हैं आप,
द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या जानते हैं? आयतन गुना घनत्व, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना। वॉल्यूम डेंसिटी का रहेगा, रो रहेगा, द्रव्यमान को हम से करेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पर एम काटा करके ये लिखे हुआ है, वी इन पीएस इनटू रो एस, ठीक है। इस ठोस पिंड के लिए वीआई जो होगा, वीआई यानी कि आयतन वीएस से क्या होगा, अधिक होगा, अधिक नहीं हो सकता है, सॉरी। वीआई मतलब कि हटाया गया लिक्विड का जो आयतन होगा और उस पिंड का आयतन, तो कोई पिंड जो है अपने आयतन से ज्यादा लिक्विड कैसे हटा सकता है? उसमें जितना आयतन लगा उसी को उठाएगा, जितना आयतन लगा उतना ही ना बाहर गिरेगा वो, ठीक है। जितना आयतन लगा, आयतन से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता है, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि जितना इसका आयतन है उतना ही ये लिक्विड को प्रतिस्थापित कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, F0 इक्वल टू mg माइनस क्या होगा, एबी यानी कि उत्प्लावन बल को घटाएंगे जिसके बराबर परिणामी बल होगा, तो एम ए, इसको लिखिए एम ए, mg माइनस एबी, परिणामी बल को लिए एम ए, जितना द्रव हटाया है ना, ए मतलब त्वरण ना। यहाँ पर एम को क्या लिखेंगे, मुझे पता है, देखिए एम को इस प्रकार से लिखेंगे, वीएस इंटू रो एस इंटू ए ना, ए जस का तर्क रहेगा, इसको mg को देखिए एम को क्या लिखे सेम, वीएस इंटू रो एस, अब इसके लिए गुरुत्वाकर्षण उत्प्लावन बल के लिए फॉर्मूला जस्ट देखिए, उत्प्लावन बल के लिए वी इंटू रो एल इंटू जी ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक इसको वीएस और रोएस को गुना में भाग भेज देंगे, यहाँ पे हम लोग वीएस कॉमन लेंगे और क्या बचेगा, रोएस बचेगा इंटू रोएल बचेगा, और जी भी कॉमन निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आधार जब आप बांटेंगे, आधार जब बांटेंगे तो रोएस अपन रोएस आ जाएगा, अपन रोएल अपन रोएस आ जाएगा, तो रोएस रोएस का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, रोएल इन अपॉन ए इक्वल टू जी इंटू त्वरण, त्वरण मतलब कि इसका नीचे जाने का त्वरण क्या होगा, ठीक है, इस त्वरण से नीचे की ओर बढ़ेगा, तो जी इंटू 1 माइनस रोएल अपॉन रो एस होगा, ठीक है। अब लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ, हम लोग देखेंगे ठोस एवं द्रव के घनत्व में संबंध, क्या संबंध होता है देखेंगे। माना ठोस का घनत्व रो1 है, ठीक है, और उसका आयतन जो v1 है, एवं द्रव का घनत्व जो है रो2 है, एवं उसमें डूबे हुए ठोस का घनत्व आयतन जो है v2 है। द्रव में जो ठोस डूब गया है, जितना भाग डूब गया उसका आयतन v2 लिया हुआ है। तैरते हुए ठोस का भार कितना होगा, हटाएगा द्रव के भार के बराबर होगा, तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, तो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, तो घनत्व गुना आयतन, आयतन और घनत्व गुना करेगा, गुरुत्व त्वरण यहाँ लगाएंगे ना। भार बराबर क्या होता है, भार बराबर पता है ना, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण होता है ना, गुरुत्व त्वरण, यानी कि द्रव्यमान यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, इसको एम बराबर एम गुना जी लिखेंगे। एम कितना जानते हैं, एम बराबर द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन रो इंटू बी इंटू जी होगा, ठीक है, ये भार के बराबर होगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जी जी कट जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है, हटाएगा द्रव का भार क्या होगा, तो उसका घनत्व और उसका आयतन, ठीक है, और यहाँ पे द्रव्यमान उसका आयतन और घनत्व रहेगा, ठीक है। जी जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v1 रो1 इक्वल टू v2 रो2 हो जाएगा, v1 रो1 यहाँ पे रो2 गुना में जाकर भागम हो जाएगा, ये v1 गुना में जाकर भागम हो जाएगा, ठीक है। ठोस का घनत्व बटा में, यानी कि ठोस का घनत्व इधर है रो1 और द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व है, ठीक है। ठोस में, ठोस के डूबे हुए भाग का आयतन है ऊपर v2 जो लिखे हैं, और ठोस का कुल आयतन लिखे हैं v1 हम लोग, ठीक है। उत्प्लावन केंद्र क्या होता है, उत्प्लावन केंद्र मतलब कि जो कोई पिंड अगर डूबा हुआ है तो उसका द्रव्यमान केंद्र, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे घूर्णी गति चैप्टर में, उसी प्रकार से उत्प्लावन बल समस्या लगाते एक जगह कोई टोटल नेट बल कितना लगेगा, वही हमारे यहाँ पे उत्प्लावन केंद्र होगा। तो उत्प्लावन बल किसी मतलब सभी उत्प्लावन बलों का एक ही जगह का मान, उत्प्लावन बल किसी बिंदु पर ऊपर की ओर लगता है, इस बिंदु को उत्प्लावन बल का केंद्र कहते हैं, उस बिंदु को, ठीक है। अतः पिंड परिणामी बल ऊपर की ओर अनुभव करेगा। उत्प्लावन बल केंद्र, उत्प्लावन केंद्र विस्थापित द्रव का केंद्र का द्रव्यमान केंद्र होता है, विस्थापित द्रव के का होगा द्रव्यमान केंद्र का होगा, ठीक है। आगे ये देख सकते हैं कि आंशिक रूप से डूबा हुआ है, तो एफ भी मतलब कौन सा बल, एफ भी मतलब उत्प्लावन बल, कौन सा बल, उत्प्लावन बल ना, उत्प्लावन बल केंद्र के बल के केंद्र पर आरोपित होता है, ठीक है, कौन सा उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल के केंद्र पर। उस प्रकार से यहाँ पर पूर्व से डूबा हुआ है, तो सेम बात यहाँ पर भी है, ठीक है। एफ भी जो है उत्प्लावन के, यानी कि उत्प्लावन बल जो है उत्प्लावन केंद्र के, उत्प्लावन केंद्र मान यहाँ पर है, पर आरोपित होता है, या उत्प्लावन केंद्र वस्तु के ज्यामितीय केंद्र के साथ समांगी होता है, मतलब ज्यामितीय केंद्र जहां पर होगा, ज्यामितीय केंद्र वृत्ताकार मध्यवृत्त का जो केंद्र होगा समांगी मतलब उसी पर होगा, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब यह है। लोहे का घनत्व 7.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसका घनत्व बताएं। हम लोग कुछ एमसीक्यू भी देखें यहाँ पर, ठीक है।
हमें पहला क्वेश्चन लोहे का घनत्व दे दिया गया है, कितना दिया है, इतना दिया है ना। इसका इसका मान आपको किलोग्राम प्रति किलो बदला है, मतलब कि घनत्व ही रखना है आपको, ग्राम सेंटीमीटर की प्रति क्यूब में है, यानी कि सीजीएस मात्रक में जो है इसको हमको किलोग्राम प्रति मीटर यानी कि एसआई मात्रक में करना है हमको, ठीक है, या एमकेएस कह सकते हैं आप, एसआई मात्रक की एमकेएस पड़ती है, ठीक है, दोनों को उसी को बदल के नाम लिखा गया है। अच्छा अब देखिए घनत्व कितना दिया आपका, घनत्व रो इक्वल टू कितना दिया है 7.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7.9 ग्राम है किसका द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, समझ रहे बात। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है बताइए। अच्छा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है ये बताइए, 1000 ग्राम होता है। तब बोलेगा 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1 बटा में 1000, 1000 से भागा दे देंगे इसमें, 1 बटा में 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे 7.9, यानी कि इसको यू लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 10 के पावर -3 लिख दें, अरे पावर 3 होगा 1 पर 3 हो जाए तो ऊपर जाकर -3 होगा, 10 के पावर -3 किलोग्राम। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 7.9 गुना 10 के पावर -3, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को क्या बदलना होगा, मीटर क्यूब बदलना होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, अच्छा 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है बताइए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। आपसे कोई पूछा कि 1 मीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा मीटर। इसी को हम 10 के पावर -2 लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 होगा ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। आपका तो मीटर सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब करिए दोनों तरफ, तो क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो गुना हो जाएगा, 10 के पावर कितना -6 मीटर क्यूब, बुझाएगा बात। यानी कि इसको हमको क्या लिखना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हटा कर लगाना होगा 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। अब इसको सोल्व कर दीजिए, पावर का खाली खेला है मैं, कुछ नहीं है बाकी। तो 7.9 गुना 10 के पावर का चीज -3 में से क्या होगा -100 घटेगा, ऐसे सोचिए -3 है ना, तीन नीचे से -2 -3 10 के 10 रहेगा, देखिए 10 के पावर -100 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +100 हो जाएगा। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिख दीजिए आप, ठीक है। यानी कि 7.9 गुना 10 के पावर 6 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब बताइए कौन सा इसमें बताइए, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जल के तालाब की सतह से 5 मीटर नीचे, जल का तालाब का सतह है मान लीजिए, ठीक है, एक से 5 मीटर नीचे यानी कि एच गहराई पर, यानी कि एच बराबर दे दिया है 5, आपको दे दिया है 5 मीटर है ना, थोड़ा सा गंदा लग रहा है जगह, एच बराबर कितना है 5 मीटर है गहराई में, कोई मछली है, ठीक है, आपको कितना दाब लगेगा ये पूछा जा रहा आपसे। तो एच गहराई पर दाब, एच गहराई पर दाब, एच गहराई पर दाब, क्वेश्चन में क्या कहा पूरा फिर से पढ़ते, जल के तालाब की सतह से 5 मीटर नीचे एक मछली पर कितना दाब होगा, वायुमंडलीय दाब दे दिया, यानी कि वायुमंडलीय दाब मतलब पीए दे दिया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। तो क्या बताया एच गहराई पर दाब बराबर फॉर्मूला क्या बताया, पी बराबर पीए प्लस रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पर रो क्या है और जी क्या है, एच क्या है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए उधर भी जा सकता है, रो मतलब पी मतलब क्या चीज दाब हुआ, पीए मतलब वायुमंडलीय दाब हुआ, वायुमंडलीय दाब, रो का मतलब क्या है जल का घनत्व, जल का घनत्व, यहाँ पर आपको ये सब तो परिचित होना होगा तभी आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं कब जब। अब एच क्या है, ये देखिए गहराई है, ये वाला गहराई। अब इसी पर आप सोल्व करेंगे, जगह अभाव होने के कारण यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। P इक्वल टू पी कितना दिया है 1.013 गुना 10 के पावर कितना 5 प्लस रो कितना है, तो जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व होता है 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, याद रखेंगे। तो क्या लिखेंगे 10 के पावर
3 और सब ऐसा ही मात्रक में ध्यान रखना होगा, ये भी ऐसा ही मात्रक, पास्कल लिखा तो ऐसा ही मात्रक है, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी कितना होता है, जी गुरुत्व तल कितना 10, अब 10 लिखे हैं। ठीक है। एज कितना है 5 मीटर का है, तो गुना 5, तो 10 के पावर 3 हो कितना हो जाएगा 1.013 गुना 10 के पावर 5, और 3 हो कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा, गुना कितना 5, 10 के पावर 4 कॉमन लीजिए आप, तो क्या बचेगा, कम से कम पावर कॉमन लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ तक यहाँ तक है, दोनों में से कॉमन लेंगे आप, तो क्या बचेगा 1.013 10 टू पावर कितना 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, अभी ले लिया 10 के पावर 4 क्या बचेगा खाली 5 बचेगा। ठीक है। तो अब देखिए गुना करेंगे 10 के पावर 4 है, तो गुना करेंगे तो एक अंक खींचेंगे 10, मतलब 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, प्लस 5 तो कितना हो गया आपका 10 और 5 कितना हो जाएगा 15.13, और 10 के पावर 4 जो है बाद में लिख दिया 10 के पावर 4 का ची पास्कल। अच्छा एक अंक और खिसकाना होगा नहीं, ठीक है, ऐसे इसको एक ऐसे लिख देते हैं 1.513 10 टू द पावर कितना, अब देखिए दशमलव अंक ने किसका है ए ने खिसका है, तो 5 4 से 1 बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, आप समझ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया, सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी से हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।